हेलो एंड वेलकम टू अचीवर साहिब डियर लर्नर्स ऑफ इग्नू एमएपीसी साइकोलॉजी। आज मैं लेकर आई हूँ मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस का लास्ट पार्ट। और पिछले कई दिनों से क्लासेस नहीं हो पा रही थी बिकॉज ऑफ द पुअर हेल्थ आई वाज गोइंग थ्रू, लेकिन अब धीरे धीरे रिकवरी हो रही है तो आई एम कमिंग बैक टू द क्लासेस। आज भी आप देख सकते हैं मेरी वॉइस बहुत ज़्यादा लाउड नहीं हो पा रही है, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि कम से कम आज इस यूनिट 3 को तो कंप्लीट कर ही दूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो कल आपके लिए आएगा। तो जैसा कि आप पहले देख चुके हैं, यहाँ पे हम यूनिट 3 के 2 पार्ट्स को कवर कर चुके हैं 19th और 20th क्लास में, और ये सब पोर्शन हमने कवर कर लिया था। यहाँ से हम आज बात करेंगे, हिस्ट्री भी हो गया था, कॉन्सेप्ट ऑफ आईक्यू ये सब कुछ हो चुका था। आज हम बात करेंगे वेशलर इंटेलिजेंस स्केल की, ये काफी इंपॉर्टेंट है, और कॉफमैन असेसमेंट स्केल, और लास्ट में 3.5 भी मैं इस वीडियो में आज कवर करके इसे खत्म कर दूंगी, क्योंकि इस यूनिट को हमें ओवर करना है आज। ओके, तो आज की यूनिट को हम क्विकली स्टार्ट करेंगे, लेकिन आप सभी लोग जो टेलीग्राम पे नहीं जुड़ पाए हैं अभी तक किसी भी वजह से, तो उसको टेलीग्राम पे हमारे जरूर जुड़ जाइए। A lot of things are happening and let's start the video. I'm having a lot of cold still, but फिर भी चलिए कोशिश करते हैं आज का वीडियो हम स्टार्ट करने की। ये सब कुछ आप पढ़ चुके हैं और मैं एंड तक आ जाती हूँ जहाँ से मुझे आपको एक्सप्लेन करना है। यस, यहाँ से हमें स्टार्ट करना है। वेशलर इंटेलिजेंस स्केल के बारे में हमें बात करनी है, और ये सब चीज़ें हम पहले कर चुके थे। हाँ, ये सब कुछ हो चुका था लास्ट वीडियो में। चलिए, वेशलर इंटेलिजेंस स्केल की हम बात करेंगे। पहली बात तो इंटेलिजेंस को मेजर करने के लिए स्केल यूज होता है, आज भी ये स्केल यूज हो रहा है, और इसका जो सबसे अपडेटेड फॉर्म है वो कहलाता है WAIS-4। क्या है अभी सब आगे देखेंगे, लेकिन वेशलर इंटेलिजेंस स्केल को पहले समझ लेते हैं। इसके बारे में एक बात आपको ध्यान रखनी है, ये तो बहुत सिंपल सी बात है कि वेशलर ने दिया था, डेविड वेशलर ने, इनका नाम तो स्केल से ही मिल जाता है आपको, लेकिन 1939 में ये सबसे पहला बार आया था, ये बात को ध्यान में रखना है। इसके बाद इस स्केल के कई वर्जन आए और डिफरेंट एज ग्रुप्स के लिए आए। डिफरेंट एज ग्रुप्स में सबसे पहले हम समझेंगे प्री स्कूलर्स के लिए आए, यानी कि 2.5 साल में बच्चा स्कूल में चला जाता है, 7 ईयर्स तक। 7 ईयर्स तक बच्चा स्कूल में प्री स्कूलर कहलाता है। उसके बाद स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, अब जब बच्चे थोड़ा और बड़े हो जाते हैं, यानी 6 ईयर्स से लेके 16 ईयर्स तक माना जाता है, 16, 17, 18 चेंज होता रहता है। और इसके बाद जितने अडल्ट होते हैं उनके लिए 16 to 90 ईयर्स का ये स्केल होता है। ओके, इसके 3 फॉर्मेट्स हैं, 3 डिफरेंट कैटेगरीज हैं, जिसमें इसको बार बार रिवाइज किया गया है। वेशलर अडल्ट इंटेलिजेंस स्केल, जिसको WAIS बोलते हैं, और इसका लेटेस्ट हमारे पास 2008 से जो है अपडेटेड है, वो आज तक यूज हो रहा है। और वेशलर इंटेलिजेंस स्केल फॉर चिल्ड्रन WISC, और प्राइमरी प्री स्कूलिंग के लिए ये है। ठीक है, ये इसके वर्जन्स हैं। इन्हें एग्जामिनेशन में लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है आपको, तो क्योंकि मैं वीडियोस में आपको बताते चलती हूँ कि कितना पोर्शन आपको कहाँ से यूज करना है, पता होना चाहिए। तो पता तो ऑफकोर्स है ही आपको, जब ये समझ में आ ही रहा है किस बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन इस पूरे टेबल को एग्जाम में बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारा लर्न करना पड़ जाएगा, विच इज रियली डिफिकल्ट। मैं इम्पॉसिबल टास्क आपको क्यों दूं जिससे आपको भी और गुस्सा आने लग जाए कि हमें क्या करना पड़ रहा है। ओके, तो जब से ये पब्लिश हुआ है, ये काफी ज्यादा यूज होता है क्लिनिकल और स्कूल साइकोलॉजिस्ट के लिए। क्लिनिकल साइकोलॉजी जो बच्चे पढ़ते हैं वो इसको और डिटेल में पढ़ते हैं सेकेंड ईयर में, क्योंकि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के लिए यूज होता है, क्योंकि कॉग्निटिव एबिलिटीज को मेजर करने के लिए यूज होता है, फिर चाहे वो बच्चों की हो, अडोलेसेंट्स की हो, या फिर अडल्ट्स की हो। समझ गए ना, ये 3 कैटेगरी जो हमने अभी इसमें बात की थी, बच्चे कौन से में आएंगे, अडोलेसेंट किस में आएंगे, और अडल्ट्स किस में आएंगे। तो तीनों कैटेगरी के लिए इनके कॉग्निटिव लेवल, कॉग्निटिव कैपेसिटी को मेजर करने के लिए यूज होता है। और गिव मी अ लिटिल टाइम। ऑलराइट, तो ये इसलिए यूज होता है। अब इंटेलिजेंस की जब हम बात करते हैं, जब हम इंटेलिजेंस को मेजर करते हैं, तो वैसे तो इंटेलिजेंस एक बहुत बड़ी टर्म है, बहुत हमारी लाइफ की डिफरेंट डायमेंशंस इंटेलिजेंस में जुड़ती हैं, चाहे वो हमारी सोशल लाइफ हो, चाहे हमारी इमोशनल कैपेसिटी हो, सब कुछ होता है। लेकिन कॉग्निटिव कैपेसिटीज ऐसी होती हैं जो इंटेलिजेंस में सबसे टॉप पर आती हैं। ओके, तो उसी को हम इस स्केल के थ्रू मेजर करते हैं। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। इस स्केल के बारे में अब हम और बात करेंगे। अभी तो इसके बारे में जनरल बात करी थी कि कौन कौन सी कैटेगरी में स्केल आता है, किस किस तरीके से यूज होता है, लेकिन अब हम वेशलर इंटेलिजेंस स्केल में ये समझेंगे कि 1944 में उन्होंने इंटेलिजेंस को डिफाइन किया था, और ये इनकी बहुत ही फेमस डेफिनेशन है। आपको ये याद होनी चाहिए। यहाँ पर ये वर्ड्स पूरे पूरे जो उन्होंने वर्ड्स में दिया है वो तो नहीं लिखी है, बात वही लिखी है, लेकिन आप इनकी डेफिनेशन कहीं भी सर्च कर लेंगे तो आपको इजीली मिल जाएगी। इसी इंटेलिजेंस में ही शुरू में आपको मिल जाएगी। तो इनकी डेफिनेशन ये कहती है
कि इंटेलिजेंस क्या है, एक जनरल बिहेवियर है विच इज टर्म्ड एज द कैपेसिटी। ये 3 वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, टू एक्ट पर्पसफुली, टू थिंक रैशनली एंड टू डील इफेक्टिवली विद द इन्वायरमेंट। ये जो लाइन है ना, इसी से डेफिनेशन भी बनी है कि वेशलर अपनी इंटेलिजेंस की डेफिनेशन में ये कहते हैं कि इंटेलिजेंस क्या है, एक कैपेसिटी है जिसके थ्रू हम पर्पसफुली एक्ट कर पाते हैं, रैशनली सोच पाते हैं। रैशनली मतलब सही या गलत, रेशियो से वर्ड बना है, मैंने कई बार पहले भी आपको डिफाइन किया है कि टू थिंक रैशनली, रेशियो में सोच पाना, जो सही बात को सही समझ पाना, गलत पार्ट को गलत समझ पाना, दैट इज कॉल्ड रैशनली। एंड टू डील इफेक्टिवली विद द एनवायरमेंट, अपने एनवायरमेंट के साथ अच्छे से डील कर पाना भी इसका ही एक पार्ट होता है। उन्होंने ये भी बिलीव किया था कि इंटेलिजेंस स्पेसिफिक है क्योंकि ये बहुत सारे एलिमेंट्स और एबिलिटीज से मिलकर बनी है जो कि क्वालिटेटिवली डिफरेंट हैं और एक वेराइटी ऑफ टेस्ट के थ्रू मेजर किए जा सकते हैं। मतलब इंटेलिजेंस अपने आप में एक होल वैल्यू तो है ऑफ कोर्स, बट उसके अंदर की जो कंपोनेंट्स हैं उनकी भी वैल्यू है। और फैक्टर एनालिटिकल रिसर्च ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट स्कोर आल्सो सजेस्ट दैट इंटेलिजेंस is composed of specific abilities from cluster of higher order ability domains। इंटेलिजेंस को मेजर करने के लिए बहुत सारे हायर एबिलिटी डोमेन्स होते हैं, उनके क्लस्टर से इंटेलिजेंस को आइडेंटिफाई किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे WAIS के 4th वर्जन के बारे में। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो है सबसे मेन है। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, एग्जामिनेशन में ये 6 मार्कर में पूछा जाता है, कभी कभी ये सेक्शन सी में भी पूछा गया है। ओके, तो सेक्शन बी में ये पूछा जाता है। अभी मैं आपको समझाऊंगी कि किस तरह से आप अपने आंसर को लिख कर आएंगे अगर ये 6 मार्कर में पूछा जाता है। ए में तो ये बिल्कुल नहीं आता है, तो बेफिक्र रहिए, ए में पूछने के लिए ऑलरेडी बहुत टॉपिक है, तो इससे वहां कोई खास वैल्यू नहीं मिल रही है। अब हम क्या क्या समझेंगे, क्या क्या लिखेंगे, मैं बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगी। और जिस तरह से आप अपने नोट्स बनाते हैं, अच्छा इस बीच एक बहुत अच्छी बात मुझे याद आ गई, बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे ऐसे हैं जो प्रॉपर नोट्स बना रहे हैं। देखिए मैं यहाँ पे पढ़ा रही हूँ और इसे देखने वाले बहुत सारे बच्चे हैं, तो मैं ये तो नहीं मान के चल सकती कि हर बच्चा नोट्स बना रहा होगा, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगता है कुछ बच्चे मुझसे डाउट्स पूछते हैं, कुछ मेरे साथ व्हाट्सएप पे कनेक्टेड हैं, वो लोग मुझे नोट्स दिखाते हैं। एक अभी रिसेंटली लखनऊ के एक स्टूडेंट ने मुझे अप्रोच किया था, बहुत सारे बच्चे जगह जगह के अलग अलग के, क्या क्या नाम लूं मैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप लोग लिटरली वो काम कर रहे हैं जैसे मैं आपको समझा रही हूँ, और यही मेरे लिए अचीवमेंट है। तो अभी मुझे अपनी खराब तबीयत में ये चीज एक बात याद आ गई जो मेरा एनर्जी लेवल थोड़ा बढ़ा रही है ऑफकोर्स। तो आइए अब हम इस पे बात करते हैं कि WAIS 4 को आप किस तरह से एग्जाम में लिखेंगे और ये है क्या, पहले ये भी समझ ले, एग्जामिनेशन ही सब कुछ नहीं है। तो जो हमारा करंट वर्जन है WAIS का, वो WAIS 4 है, जो कि कब रिलीज हुआ था, मैंने अभी आपको बताया था 2008 में। इट इज कंपोज्ड ऑफ 10 कोर सब टेस्ट एंड 5 सप्लीमेंटल सब टेस्ट। ये बात ध्यान रखनी है कि इसके अंदर 10 कोर सबसेट्स आते हैं और 5 सप्लीमेंट सब टेस्ट आते हैं। ये बताऊंगी कहाँ पर आते हैं। जो 10 कोर सब टेस्ट हैं उनके अंदर फुल स्केल IQ के टेस्ट हैं, ठीक है। और जो न्यू आया है हमारा 4th रिवीजन, उसके अंदर वर्बल परफॉर्मेंस सब स्केल है। जो वर्बल परफॉर्मेंस सब स्केल्स हैं जो प्रीवियस वर्जन से रिमूव कर दिए गए थे, वो इंडेक्स स्कोर की फॉर्म में अब नजर आते हैं। ये बात अभी लगेगी क्या चल रहा है, अभी सब समझ में आएगा, डोंट वरी। थोड़ा जूम इन करूंगी क्योंकि यहाँ से मैं आपको दिखाऊंगी। अब इसमें जनरल एबिलिटी इंडेक्स भी इंक्लूड किया गया है, और जिसके अंदर कुछ चीजें इंक्लूड होती हैं। ये वाला पैराग्राफ पढ़ने से अच्छा है, बोलने से अच्छा है, बताने से अच्छा है मैं ये बताऊं कि यहाँ पे क्या बात हो रही है। तो सबसे पहले हम इंडाइसेस और स्केल के बारे में बात करेंगे। पहली बात तो इसके अंदर 4 इंडेक्स स्कोर्स हैं जो कि इंटेलिजेंस के मेजर कंपोनेंट को कवर करते हैं। कौन कौन से हैं वो 4, मैं नंबरिंग कर देती हूँ, 1 2 3 और 4, ठीक है। वर्बल कॉम्प्रिहेंशन इंडेक्स, इसके अंदर क्या चीजें आती हैं, मतलब ये एक इंडेक्स है जिसकी हेल्प से इंटेलिजेंस को WAIS के थ्रू मेजर किया जाता है। पर इसमें क्या आता है, कौन सी चीजें मेजर होती हैं, ये उसी तरीके से है जैसे आपने हॉवर्ड गार्डनर की थ्योरी पढ़ी थी, तो उसमें आपने इंटेलिजेंस को मेजर करने के लिए जाना, नॉट मेजर करने के लिए, टाइप करने के लिए समझा था कि क्या कौन कौन से टाइप होते हैं। तो उसी तरीके से अभी हम इन चारों में पढ़ेंगे कि कौन कौन से इंडेक्स के अंदर कौन कौन सी वो चीजें हैं जिनके थ्रू इंटेलिजेंस को मेजर किया जाता है। लेकिन अब ये जो इंडाइसेस और स्केल्स बनाए गए, ये स्केल जो 4 बनाए गए, इसी के साथ अभी मैं इसकी बात कर रही थी और मैंने पार्ट छोड़ दिया था। तो ये चीज मैं आपको समझा दूं कि जो जनरल एबिलिटी इंडेक्स इंक्लूड किया गया था और एक फुल स्केल IQ बनाया गया था, वो इन चारों की हेल्प से बनाया गया था। मतलब ये हो गया कि इन चारों के पहले आपको नाम याद करने हैं। जब आप WAIS के बारे में लिखेंगे तो थोड़ी तो बात लिखेंगे पहले कि इसका करंट वर्जन है, इसके अंदर 10 कोर सब टेस्ट है, 5 सप्लीमेंटल सब टेस्ट हैं,
और इसमें एक फुल स्केल आईक्यू है और एक जनरल एबिलिटी इंडेक्स को इंक्लूड किया गया है। ठीक है, फिर ये चाहे बातें आप ना भी लिखे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये बातें इसके अंदर से निकल कर आती हैं, इन्हीं के तो नाम लिखे हैं, कुछ और नई बात नहीं है। अगर आपको नाम याद होंगे तो आप एक बार पैराग्राफ में भी लिख दीजिएगा, स्पेस एक तो कॉपी का कवर होता है, सच बात बोलूं तो। और दूसरी बात, आपको भी ध्यान में रह जाता है, एक फ्लो में आप लिख देते हैं, उसके बाद आप प्रॉपर तरीके से लिख सकते हैं। तो जो हम इंडाइसेस और स्केल की इसकी बात कर रहे हैं, उसमें जो नए बने, ये तो 4 कोर थे, फिर जो नए बने फुल स्केल आईक्यू, वो बना इन चारों का यूज करके। मतलब फुल स्केल आईक्यू के अंदर क्या आएंगे, ये चारों चीजें आएंगी, ये चारों आएंगी। देखिए, फुल स्केल आईक्यू बेस्ड ऑन द टोटल कंबाइंड परफॉर्मेंस ऑफ द वीसीआई, पीआरआई, डब्ल्यूएमआई एंड पीएसआई। ये चारों फुल नेम्स हैं वर्बल कॉम्प्रिहेंशन इंडेक्स के, परसेप्चुअल रीजनिंग इंडेक्स के, वर्किंग मेमोरी इंडेक्स के और प्रोसेसिंग स्पीड इंडेक्स के। इन चारों से आपको एक चीज समझ आ रही होगी कि पहले टेस्ट में हम कुछ वर्बल कॉम्प्रिहेंशन टाइप ऑफ चीजों को असेस करते होंगे, परसेप्चुअल रीजनिंग के केसेस में परसेप्शन को असेस करने के लिए रीजनिंग की एबिलिटी को असेस करते होंगे, वर्किंग मेमोरी इंडेक्स के थ्रू जानने की कोशिश करते होंगे कि पर्सन की मेमोरी यानी जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है वो कितनी फास्ट है, कितनी एक्टिव है, वर्किंग मेमोरी इसी को कहते हैं। और प्रोसेसिंग स्पीड के थ्रू पता करते होंगे कि पर्सन की जो स्पीड का है, स्पीड में कितना कैलकुलेटिव वो हो जाता है, स्पीड में कितना करता है। यही तो मतलब निकलेंगे इसके, तो इनके बारे में अभी आगे बात करेंगे। पर फुल स्केल आईक्यू में इन चारों का यूज होता है, इंडिविजुअली भी स्केल्स यूज होते हैं, और जब फुल स्केल आईक्यू यूज होता है तो ये चारों इसका पार्ट बन जाते हैं। लेकिन जब ये सिर्फ दो लिए जाते हैं तो ये जीएआई इंडेक्स बन जाता है, मतलब जनरल एबिलिटी इंडेक्स बन जाता है, जो कि जिसमें केवल वीसीआई और पीआरआई यूज होते हैं, यानी जीएआई। ये हो गया आपका जीएआई और ये हो गया फुल आईक्यू, फुल स्केल आईक्यू, एफएसआईक्यू। ठीक है, तो चारों होंगे तो फुल स्केल आईक्यू, और शुरू के 2 हमने वीसीआई और पीआरआई लिए तो जनरल एबिलिटी इंडेक्स बन जाता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई कि यहाँ से 5 हमने टोटल 6 हमने इंडाइसेस और स्केल्स निकाल दिए, क्योंकि दो जो बने हैं वो इन्हीं से बने हैं, तो वैसे 4 ही हैं। ऑलराइट, अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए, इतनी बात मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी, यहाँ तक आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा। अब जो सब टेस्ट हैं वो एक एक करके समझेंगे। वीसीआई सबसे पहले आता है, वर्बल कॉम्प्रिहेंशन इंडेक्स, इसके अंदर 4 टेस्ट आते हैं। अब यहाँ पे कहानी थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती है, आपको लर्न करना पड़ेगा। वीसीआई के चारों टेस्ट के नाम आपको लर्न करने पड़ेंगे। ठीक है, पहला है सिमिलैरिटीज, वोकैबुलरी, इंफॉर्मेशन, कॉम्प्रिहेंशन। ये इसलिए याद करना पड़ेगा क्योंकि जब वर्बल कॉम्प्रिहेंशन इंडेक्स हम करते हैं तो एब्स्ट्रैक्ट वर्बल रीजनिंग कैसी है किसी पर्सन की, वोकैब कैसी है, कितना वर्बली एक्सप्रेस कर पाता है अपनी वोकैबुलरी को, और उसकी जनरल इंफॉर्मेशन की डिग्री क्या है, मतलब कितनी उसे नॉलेज है, एक तरीके से नॉलेज पर बेस्ड है ये। और जो भी सोशल और रूल्स एक्सप्रेशन जो भी चीजें हमारे आसपास होती हैं उनकी समझ कितनी है, उस पर्सन को नॉलेज कितनी है, समझ कितनी है, एक्सप्रेस कैसे कर पाता है, और उसके अलावा चीजों को आपस में रिलेट कैसे कर पाता है। ये चारों चीजें वर्बल कॉम्प्रिहेंशन में आती है। हो गया क्लियर? यानी नॉलेज कैसी है, मैं आगे पीछे बता रही हूँ, नॉलेज कैसी है, उसकी समझ कैसी है, अंडरस्टैंडिंग कैसी है, फिर उसकी वोकैब कैसी है वर्ड्स की फॉर्म में, और उसमें के बीच में सिमिलैरिटीज कैसी है, इस चीज को रिलेट करना जरूरी होता है। फिर आता है परसेप्चुअल रीजनिंग इंडेक्स, इसके अंदर 5 टेस्ट आते हैं, इसी तरीके से आपको ये 5 भी लर्न करने पड़ेंगे। ओके, तो इसमें क्या क्या चीजें आएंगी, देखिए, अब परसेप्शन और रीजनिंग 2 चीजें यहाँ पे हम मेजर कर रहे हैं। तो सबसे पहले ब्लॉक डिजाइन टेस्ट आता है। ब्लॉक डिजाइन की हेल्प से हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि किसी पर्सन का स्पेस की समझ कितनी है, विजुअल की समझ कितनी है। ओके, मैट्रिक्स रीजनिंग आती है, यानी कि जो भी एब्स्ट्रैक्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग है, इंडक्टिव रीजनिंग है, स्पेशल रीजनिंग है, वो इसमें आ जाती है। विजुअल पजल्स दिखाई जाती हैं नॉन वर्बल रीजनिंग की फॉर्म में, और वहां से पर्सन उसको करता है। पिक्चर कंप्लीशन, कोई अधूरी पिक्चर दे दी जाती है, और फिगर वेट्स, फिगर को सप्लीमेंट करना, एनालॉजिकल रीजनिंग लगाना। ये सभी जो पांचों है ना परसेप्शन रीजनिंग इंडेक्स, ये वो चीजें भी हैं जो आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में जो पार्ट प्रिपेयर करते हैं ना रीजनिंग वाला, वहां पे सबके एग्जाम्पल होते हैं ये। तो ये वो चीज हो गई। अब आते हैं वर्किंग मेमोरी पे। अगेन ये आपको याद करने पड़ेंगे, ये बेस है। वर्किंग मेमोरी में हम क्या क्या चीजें देखते हैं कि डिजिट का स्पैन कितना है, मतलब अटेंशन कितना है, मेंटल कंट्रोल कितना है, क्या आपको नंबर्स जो दिए जा रहे हैं वो रिपीट कर पा रहे हैं। अरिथमेटिक आ जाता है ऑफ कोर्स, थोड़ा बहुत बेसिक मैथ्स जो होती है वो अरिथमेटिक में आ जाती है। लेटर नंबर सीक्वेंसिंग, ये सभी चीजें आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में करते हैं। थोड़ा सा मैं ब्रेक ले लेके आपको पढ़ा पाऊंगी, क्योंकि
तो वर्किंग मेमोरी में ये 3 चीज़ें आ जाती हैं। प्रोसेसिंग स्पीड इंडेक्स, ये पीएसआई है जो हमने ऊपर पढ़ा था। इसमें हम कोडिंग, सिंबल सर्च, कोडिंग और कैंसिलेशन, ये चीज़ों को पढ़ते हैं। प्रोसेसिंग किस तरीके से हो पाती है, यानी किसी भी सिंबल को विजुअल परसेप्शन की स्पीड कितनी है हमारी, किसी भी चीज़ को परसीव करने की स्पीड कितनी है, उसे कितना कोड कर पा रहे हैं और समझकर उसके संग मोटर कोऑर्डिनेशन कैसा बना पा रहे हैं। और कैंसिलेशन मतलब किसी भी चीज को विजुअल सप्लीमेंटल, यानी किसी भी विजुअल को परसीव करने की हमारी स्पीड कैसी है, ये सब चीजें इसके अंदर आती हैं। यानी हम किसी भी चीज को रिलेट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, वो सब इसका पार्ट होता है। तो यहाँ पर भी ये 3 चीजें हो जाती हैं। ऑलराइट, अब इंटरप्रिटेशन की बात पर आते हैं कि इंटरप्रेट कैसे करते हैं। यहाँ पे इंटरप्रिटेशन में क्या दिया है आइए पढ़े कि वेशलर स्केल्स यूज एन इनोवेटिव डेविएशन आईक्यू स्कोर फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ एन इंडिविजुअल स्कोर। जो स्टैंडर्ड स्कोर निकाले जाते हैं जब टेस्ट किए जाते हैं, क्योंकि ये तो थ्योरेटिकल समझ रहे हैं हम, यहाँ पे तो एप्लीकेशन तो कर नहीं रहे हैं इसका, तो जब हम थ्योरेटिकली समझ रहे हैं तो जो भी आईक्यू स्कोर्स निकल कर आते हैं वो पूरा प्रोसेस होता है। मीन, मीडियन, डिफरेंट स्टैटिस्टिक्स यूज करने के बाद हम इसके तरफ पहुंचते हैं। और जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसकी आईक्यू रेंज 1 स्टैंडर्ड डेविएशन अबव एंड बिलो होती है मीन से। और ये सब आप कैलकुलेटिवली समझ पाएंगे, थ्योरेटिकली तो आपको ये सब लिखना पड़ेगा जैसा इसमें दिया है। पर बेसिकली जो आपने अगर एनपीसी को समझा हुआ है, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, तो आप इतनी बात समझ पाएंगे कि मीन के अराउंड जो भी स्कोर्स एग्जिस्ट करते हैं या जिस तरह से भी कैलकुलेशंस होती हैं, हम इसको इंटरप्रेट कर पाते हैं। ऑलराइट, आते हैं कॉफमैन असेसमेंट स्केल की तरफ, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आज का, कि कॉफमैन असेसमेंट स्केल क्या है और इसका क्या यूज है एजुकेशनल सेंस में, बाकी सारी चीजों में। आइए इससे अब हम समझते हैं। पहला कॉफमैन स्केल, जो कि कॉफमैन ने ही दिया था, ऑफकोर्स उनके नाम से आपको समझ में आ रहा है। ये कॉफमैन असेसमेंट बैटरी था बच्चों के लिए जो बनाया गया था, और ये लेट 1970s में और अर्ली 1980s में पब्लिश किया गया था। 1983 में पब्लिश किया गया था, जब ड्यूरिंग अ टाइम व्हेन आईक्यू वाज लार्जली अ वेस्लर बिने मोनोपोली। ये कॉफमैन के असेसमेंट स्केल को तब ये क्रिएट किया गया था जब ज्यादातर वेस्लर के बिने के टेस्ट को ही इंपॉर्टेंस मिलती थी। और इसके 2 इंपॉर्टेंट सीरीज हैं जो कि KABC और KABC सेकंड के नाम से पब्लिश हुई है। ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ज्यादा नहीं पूछा जाता, लेकिन फिर भी इसको थोड़ा तो अंडरस्टैंड करेंगे कि क्या है इसका सेकंड रिवीजन कब आया था KABC का, जो 2004 में, जो कि 3 से 18 ईयर्स के बच्चों के लिए बनाया गया था। 3 से 18 ईयर्स के बच्चों की बात हुई, ये भी मैंने आपको बताया। ये लर्निंग, सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग, साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग, प्लानिंग, वर्बल नॉलेज, इतनी चीजों को मेजर करने के लिए बनाया है। ये दिख रहा है आपको यहाँ पे सब मार्क्ड है, सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग, साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग, प्लानिंग एंड वर्बल नॉलेज, इतनी चीजें इससे मेजर की जाती हैं। KBC 2 थ्योरेटिकल मॉडल में फाइंड आउट किया जाता है, तो कैटल, हॉर्न, कैरल की थ्योरी में और ल्यूरियास की न्यूरोसाइकोलॉजिकल मॉडल में। मेन बात इसमें समझने वाली ये है कि ये जो मॉडल है वो 2 थ्योरीज पर क्योंकि बेस्ड है, एक तो कैटल, हॉर्न, कैरल के CHC पर बेस्ड है, ल्यूरिया के थ्योरी पर बेस्ड है। तो जब भी ये जो दोनों ही थ्योरीज हैं वो अलग अलग तरीके से इंटेलिजेंस को देखती हैं, और एक जो है वो मेंटल प्रोसेसिंग इंडेक्स पे फोकस करती है, यानी ल्यूरिया का जो पर्सपेक्टिव है, और दूसरा जो है CHC का जो पर्सपेक्टिव है वो फ्लूइड क्रिस्टलाइज इंडेक्स पे फोकस करता है। दोनों ही इंटेलिजेंस को अलग अलग तरीके से देखते हैं। तो जब भी ये टेस्ट अप्लाई किया जाता है तो पहले ये डिसाइड करना पड़ जाता है कि हम किस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखने जा रहे हैं, या तो ल्यूरिया के या फिर CHC के, है ना। दोनों जो तरीके हैं उन किस में से हम यूज करेंगे, ये काम एग्जामिनर ही चूज करता है, मतलब जो टेस्ट अप्लाई करते हैं वही चूज करते हैं कि कौन सा इंटरप्रेटिव सिस्टम वो फॉलो करेंगे। दोनों पर ये बेस्ड है, और किसी भी क्लाइंट को टेस्ट करने से पहले ही ये चीज डिसाइड कर ली जाती है कि कौन सा उनकी पर्सनल ओरिएंटेशन या जो भी रेफरल के लिए यूज होगा वो कौन सा रहेगा। जब ये डिसाइड हो जाता है कि हम कौन सा यूज करेंगे, उसके बाद ही उसका मेजरमेंट शुरू होता है। अब सिंपल सी बात है, इसमें कुछ इतनी बड़ी चीज नहीं है। CHC model should generally be the model of choice except in cases where the examiner believes that including measures of acquired knowledge crystallizability would compromise the validity of the fluid crystallized index। यहाँ पे जो KABC सेकंड का स्ट्रक्चर है उसको एक बार देख लेते हैं। इसको थोड़ा जूम इन करूंगी मैं। ये कुछ स्केल है और ये इसके सब टेस्ट है जिसका डिस्क्रिप्शन हमें दिया गया है। इन स्केल पे बेस पर इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं कि कौन सा सब टेस्ट यूज होगा। वर्ड ऑर्डर, नंबर रिकॉल, हैंड मूवमेंट्स, ये आते हैं सीक्वेंशियल में। ये इसकी भी कैटेगरीज है, अगर आप देखेंगे तो पहला स्केल हो जाता है, उसके बाद पहला सीक्वेंशियल हो जाता है। आई एम रियली सॉरी, मैंने गलत जगह पे मार्क कर दिया। पहला सीक्वेंशियल हो जाता है, दूसरा साइमल्टेनियस हो जाता है,
सीक्वेंशियल में वर्ड का ऑर्डर, नंबर को रिकॉल करना, हैंड मूवमेंट, जो चीजें एक सीक्वेंस में चलती हैं वो टेस्ट यहाँ पे यूज होते हैं। इसको मैं और डिटेल में नहीं अभी एक्सप्लेन करूंगी। साइमल्टेनियस में क्या होगा, रोवर, ट्राइंगल्स, कंसेप्चुअल थिंकिंग, फेस रिकॉग्निशन, गेस्टॉल्ट क्लोजर, ब्लॉक काउंटिंग, ये नाम आपको याद रखने पड़ेंगे और इनके अंदर चीजें क्या होती हैं ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। उसके बाद प्लानिंग, इसका एक थर्ड कंपोनेंट आता है जिसमें पैटर्न रीजनिंग और स्टोरी कंप्लीशन होता है। ये इसका थर्ड जो है वो जो इसका ये है थर्ड हो जाता है। और लर्निंग के अंदर एटलांटिस डिलेड, रेबस लर्निंग डिलेड, ये फोर्थ इसका पॉइंट हो जाता है। ये सब रटाफिकेशन वाली चीजें हैं थोड़ी, इसीलिए मैंने कहा था ये बहुत ज्यादा आपको इसमें अपना दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है, इतना कुछ खास है नहीं इसमें, राइट। फिर उसके बाद नॉलेज आ जाता है जिसमें रिडल्स, एक्सप्रेसिव वोकैबुलरी, ये सब चीजें आ जाती है, वर्बल नॉलेज। ऑल राइट, तो ये मैंने बहुत डिटेलिंग खुद ही नहीं करी है, आप देख रहे होंगे कि मैंने इसकी डिटेलिंग नहीं आपको यहाँ पे करी है, बस इतना समझाया है कि ये टेस्ट जो है वो कॉफमैन का जो टेस्ट है वो बच्चों के इंटेलिजेंस को मेजर करने के लिए बेसिकली बना है। और ये सब जो पैरामीटर्स हैं, ये सब जो स्केल्स हैं, इनके बेसिस पर इस टेस्ट को यूज किया जाता है। स्कोरिंग वगैरह के बारे में यहाँ नहीं दिया है। लास्ट पॉइंट पर हम आ जाते हैं जो जिसके साथ में इस वीडियो को भी ओवर करूंगी और ये यूनिट भी हमारी आज कंप्लीट हो जाएगी और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट कर पाएंगे। तो स्टैंडर्ड स्कोर और स्केल्ड स्कोर्स क्या होते हैं, वैसे तो ये जो टेस्ट है इन कॉफमैन का टेस्ट, इसमें ये यूज होते हैं। ऑलराइट, इसमें ये यूज होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो केबीसी के दो ग्लोबल स्कोर्स हैं, एमपीआई और एफसीआई, बोथ आर स्टैंडर्ड स्कोर्स विद अ मीन ऑफ 100 और स्टैंडर्ड डेविएशन इसमें 15 होता है। अभी आपको ये चीजें बहुत ऐसे थोड़ा कंफ्यूज कर सकती हैं क्योंकि आपने स्टैट्स नहीं पढ़ी है। जिस दिन आप स्टैट्स पढ़ चुके होंगे और फिर जब इन चीजों को रिवाइज कर रहे होंगे ना, तब आपको बात एकदम सिंपल लगेगी, समझ में भी आ जाएगी। However, only one of these two global score is computed and interpreted for any child or adolescent who is evaluated based on the examiner's choice of the Luria और CSC मॉडल। जो भी यूज किया होता है केबीसी के मॉडल में, केबीसी के टेस्ट में, उसमें से दोनों में से कुछ भी यूज करते हैं और कोई भी दो ग्लोबल स्कोर्स में से या तो उसका मीन या फिर उसका स्टैंडर्ड डेविएशन इसके अराउंड आना चाहिए, वो कैलकुलेट किया जाता है। ओके, KBC second non-verbal index is also a standard score with a mean of 100 and standard deviation of 15। और इसके अंदर जो 5 एडिशनल KBC सेकंड स्केल्स हमने यूज किए थे, इसके अंदर 5 स्केल्स यूज किए थे, उनके उसमें भी मीन 100 और स्टैंडर्ड डेविएशन 15 के अबाउट आना चाहिए। ऑलराइट, तो ये सब इसमें हमें करना है, इतना समझ के आपको लिख देना है, इसी का पार्ट है। कॉफमैन एडोलेसेंट एंड अडल्ट इंटेलिजेंस टेस्ट है, थोड़ा सा ही दिया है। कॉफमैन एडोलेसेंट और एडल्ट इंटेलिजेंस टेस्ट, जिसको हम KAIT के नाम से भी जानते हैं, वो LNS कॉफमैन ने डेवलप किया था। ओके, LNS कॉफमैन एंड नदीन एंड कॉफमैन 1993 में किया था। और ये इंडिविजुअली एडमिनिस्टर किया जाने वाला टेस्ट है, मतलब इंडिविजुअल पे अप्लाई किया जाता है, जो कि 11 से लेके 85 प्लस ईयर्स, 11 से 85 प्लस ईयर्स के लोगों पर अप्लाई किया जाता है। इसके काफी थ्योरेटिकल स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं जो कि कैटल के कॉन्सेप्ट से, फ्लूइड और क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस से लिए गए हैं। अगर ये नहीं आप जानते हैं कि फ्लूइड और क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस क्या होता है, इंटेलिजेंस का एक टाइप है ये भी, तो इसका एक वीडियो लिंक मैं आपको दूंगी, उसे जरूर देख लीजिएगा। ये काम आने वाली चीजें आगे काफी काम आएगी। ल्यूरिया एंड गोल्डन्स नोशन ऑफ फ्रंटल लोब प्लानिंग एबिलिटी एंड पियाजेस कंस्ट्रक्ट ऑफ फॉर्मल ऑपरेशनल थॉट, ये उस पर बेस्ड है। ये सारे कॉन्सेप्ट यूज हुए हैं इस थ्योरी को क्रिएट करने में। कौन कौन से, एक तो हॉर्न और कैटल का कॉन्सेप्ट, फ्लूइड क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट, ल्यूरिया एंड गोल्डन नोशन ऑफ फ्रंटल लोब, और पियाजे की थ्योरी जो कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर बेस्ड है। इसमें क्रिस्टलाइज्ड स्केल का यूज होता है और फ्लूइड स्केल का भी यूज होता है। क्रिस्टलाइज्ड स्केल जो है वो कॉन्सेप्ट स्कूलिंग और अकल्चरेशन पर बेस्ड मेजर करता है और नई प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की एबिलिटी को ये वाला स्केल करता है, राइट। तो इस तरीके से एक बैटरी बनाई गई है जिसके अंदर डिफरेंट टेस्ट आते हैं और इसी के साथ में हमारे सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन आ जाते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया कि आज के आपके टेस्ट में WAIS 4 जो है वो 6 या 3 मार्कर में भी पूछ लिया जाता है। वहाँ थोड़ा कंटेंट छोटा करना पड़ेगा आपको, और बाकी 6 मार्कर के लिए ये जो टॉपिक था वो था। तो WAIS पर बेस्ड आप नोट्स बना लीजिएगा। जैसे मैंने आपको बताया, फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस क्या होता है, आगे भी कई बार आएगा तो मैं वहां भी समझा दूंगी, लेकिन अभी तो आज मेरी हालत भी नहीं है समझाने वाली। और दूसरा, बस इसको मैं कंप्लीट करी थी क्योंकि इसमें मेन टॉपिक आपका WAIS ही है, राइट। उसके बाद यूनिट एंड क्वेश्चन आते हैं। तो ये सब चीजें आप पढ़ चुके हैं प्रीवियस 3 वीडियोज में, प्रैक्टिस करिएगा क्वेश्चंस की। और मैं अब आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, इससे ज्यादा कुछ और बात अभी नहीं कर पाऊंगी।
तो आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो. पढ़ते रहिए और कीप सपोर्टिंग लाइक यू ऑलवेज डू. टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ. बाय बाय.